डोसा ले लो, मसाला डोसा ले लो, चटपटा मसाला डोसा खा लो। हेलो बुड्ढे, ओ हेलो, अबे बहरे रुको। ओए सुनाई नहीं देता क्या है? कब से कह रहा हूँ कि रुको रुको, लेकिन तुम अपनी धुन में चले जा रहे हो। माफ करना बाबूजी, सुन नहीं पाया। मेरा भी आप जैसा बेटा है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है। 2 दिन से वो बीमार है, बस उसी के बारे में सोच रहा था। गलती हो गई। और गलती नहीं हुए, अच्छा हुआ कि तुमने सुना नहीं। चलो जाओ, अपने संक्रमित डोसे की दुकान कहीं और जाकर लगाओ। बीमारी फैलाने हमारे इलाके में मत आया करो। बाबूजी ले लो ना एक डोसा, सुबह से एक भी नहीं बिका है। और नहीं बिका तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है तुम्हारे मसाला डोसा को बिकवाने का? हरामखोर कहीं का, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। वहीं बगल से पंडित ज्ञानचंद गुजर रहे थे। उन्होंने सेठी की बातें सुनी तो उन्हें बुरा लग गया। अब बेटे ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। ओ देखो पंडित, ओए ज्यादा तरफदारी मत करो, समझे? कहाँ लिखा है कि ज्यादा उम्र के लोग हरामखोर नहीं होते? एक तो बीमार बेटे का संक्रमित डोसा बेच रहा है। अगर नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? और बेटे का इलाज कैसे करवाएगा? अगर इलाज कराने के पैसे नहीं है तो तुम लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो? हैं? खाने को रोटी नहीं, लेकिन हराम जाते 6-6 बिल्ले पैदा करेंगे। मूर्ख, बदमाश, क्या यही पढ़ाया लिखा है तेरे माँ बाप ने? हराम की कमाई तेरा बाप खाता होगा, हरामखोर तो तू है। चलिए पंडित जी, इसे मुंह लगाकर अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हैं? जाने दीजिए, हम लोग तो पल दो पल के लिए इनसे मिलते हैं। सोचो, माँ बाप कितना झेलते होंगे जिनके साथ ये रहता होगा। ज्ञानचंद और बाबूलाल वहाँ से चले जाते हैं। इधर सेठी उन लोगों की बात को अपनी प्रतिष्ठा से ले लेता है और बाबूलाल को मजा चखाने के लिए बिलुआ से जाकर मिलता है। समझ गया ना क्या करना है? अरे सेठ, समझ गया। मैं बाबूलाल का वो हाल करूंगा कि जब भी वो तुम्हें देखेगा ना, उसकी नजर जमीन पे ही होगी। ठीक है, ये लो 5000 रुपए एडवांस, और 5000 रुपए काम होने के बाद मिल जाएंगे। अगले दिन जैसे ही बाबूलाल अपना ठेला लेकर मसाला डोसा बेचने निकलता है, सुनसान गली में सेठी के इशारे पर बिलवा और 2-3 लड़के मिलकर बाबूलाल को पीछे से कंबल उड़ा देते हैं और डंडे, लाठी, लात घूंसों से उसको बहुत पीटते हैं और अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अरे बिलवा, चल छोड़ दे अब, नहीं तो कहीं टपक गया तो पुलिस केस हो जाएगा। चल भाग, लगता है कोई आ रहा है। बाबूलाल वहीं पड़ा कराह रहा था, तभी उधर से ज्ञानचंद आ रहा था। अरे बाबूलाल, तेरी ये हालत किसने की? क्या हो गया तुझे? यूं सड़क पर क्यों पड़ा है? पंडित जी, उन्होंने बहुत मारा, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबूलाल, धैर्य रख, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबूलाल बेहोश हो जाता है। ज्ञानचंद किसी तरह बाबूलाल को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में बाबूलाल का परिवार पहुंचा होता है। देखिए, इनके माथे पर बहुत चोट आई है, जिससे इनकी याददाश्त भी जा सकती है। जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए जरूरी पैसे जितना जल्दी हो सके आप काउंटर पर जमा करवा दें। वैसे तो मुझे पता है कि एक गरीब आदमी के घर दाल रोटी भी पूरी नहीं रहती, पैसे तो दूर की बात है। सही कहा पंडित जी आपने, हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। करीब 1 सप्ताह से बेटा युगवीर बीमार है। हाँ पंडित चाचा, भैया तो कमजोरी के कारण आज भी घर में गिर पड़ा था। मेरे पास भी पैसे नहीं जिससे मैं मदद कर सकता। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके लौटता हूँ। भैया आप कहाँ जाओगे? आप तो खुद बीमार हो। हाँ बेटा, मधु सही कह रही है, आज तू घर में गिर पड़ा। तू रुक, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ। निर्मला के निकलने के कुछ देर बाद युगवीर भी वहाँ से निकलकर पैसों का इंतजाम करने चल देता है। निर्मला सेठ करोड़ी मल के पास पहुँचती है। देखो सेठ जी, मैं आपके द्वार पर पहली बार आई हूँ। आंचल फैलाकर अपने पति के इलाज के लिए पैसा मांगती हूँ, जितना जल्द होगा लौटा दूंगी। देखो निर्मला, आज ही हमने एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। ओह, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुम कहो तो मैं अपने मित्र से बात करके पैसे दिलवा दूंगा।
लेकिन इसके बदले तुम्हें मकान के कागज देने होंगे। नहीं, मकान हमारे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। ठीक है, तो पैसों का इंतजाम और कहीं से कर लो। ठीक है, जब घर वाला ही नहीं रहेगा तो घर को रख कर क्या होगा। मैं मकान को गिरवी रखने को तैयार हूँ, मुझे पैसे ला कर दीजिए। उधर युगवीर अस्पताल से निकलकर कुछ दूर गया ही था कि वो फिर से गिर पड़ता है। अस्पताल के स्टाफ के लोग उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। निर्मला सेठ से पैसा लेकर सीधा अस्पताल पहुंचती है। दोनों के इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बचे हुए पैसों से 1 महीना घर जैसे तैसे चलता है। अरे युगवीर, पिताजी कैसे हैं? बहुत सुधार है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। तभी निर्मला आकर बोलती है, अरे पंडित जी, घर के अंदर आइए ना। बाहर से हालचाल पूछ यूं ही चले जा रहे हैं। आपसे मिलकर उन्हें भी मन लग जाएगा। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े जाने क्या सोचते रहते हैं। मधु, पंडित जी के लिए जरा चाय तो बना कर लाना। कैसे हो बाबूलाल? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पंडित जी, सब आपकी कृपा है। बस तुम चिंता क्यों करते रहते हो? भगवान सब ठीक कर देंगे। चिंता कैसे न करूं पंडित जी, विवाह योग्य जवान बेटी घर में बैठी है। युगवीर पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घर में पड़ा है। मेरी हालत तो बिलवा और सेठी ने मिलकर ऐसी कर दी है कि किसी काम का ना रहा। क्या कहा? सेठी और बिलवा ने मिलकर आप पर हमला किया? मैंने उन दोनों को मजा न चखाया तो मेरा नाम भी युगवीर नहीं। बेटा, जाने दे, हम लोग गरीब हैं, घर में रोटी कैसे बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। हाँ बेटा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम ही पर है। घर भी गिरवी से छुड़ाना है। अब ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पूजा करवानी है। पंडित जी के जाने के बाद, क्यों नहीं मधु, तुमने पंडित जी को चाय क्यों नहीं दी? माँ, एक भी चम्मच चीनी नहीं है घर में। ओह हे भगवान, इतनी दरिद्रता किसी को न दिखाना कि घर में पंडित जी को एक कप चाय तक देना नसीब ना हो। तभी सेठ करोड़ीमल अपने लठैतों के साथ वहाँ आता है। चलो निर्मला, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो घर से और चाबी लाओ घर की।